हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो कल हमारे 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 कहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, मोम का घोल बनाना, दूध से पनीर बनाना, गाय के गोबर से बायोगैस बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मोम का घोल बनाना। कैसे? मोम का घोल बनाने के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? उत्क्रमित क्रिया किया जा सकता है, ठीक है। कैसे ऐसा परिवर्तन उत्क्रमित कहते कैसे हैं, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। मैंने आंसर बता दिया, कोई बात नहीं। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि उत्क्रमित कैसे कहते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है जिसको पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे कि क्या होता है, हमने एक मोमबत्ती जलाई, मोमबत्ती तो पूरी जल गई, धागा जल गया, उसका मोम उसका पिघल के नीचे आ गया, फिर हम उसको उसी अवस्था में फिर से मोमबत्ती को बना सकते हैं। ऐसा ही तो होता है ना, कैंडल को हम दोबारा बना सकते हैं। यानी कि जिसको पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमित क्रिया बोलते हैं। अब कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या दोबारा बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता पिघलाने के बाद, है ना। दूध से पनीर, अब पनीर से दूध बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। गाय से के गोबर से बायोगैस तो बन सकती है क्या? बायोगैस से गोबर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है। यानी कि ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मोम का घोल बनाना, ठीक है। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? जिसको दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है। उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि पौधे विषय यानी एक टॉपिक के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। यदि आप क्या करेंगे? कहता है कि बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट दी जाती है, क्षेत्र भ्रमण पर्यावरण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए जाते हैं, या शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, या आमंत्रित व्याख्यानों के बाद सामूहिक कार्य का आयोजन किया जाता है। तो आपको बताना है कि पौधे जो विषय है वो बच्चों के लिए सार्थक हो सकती हैं यदि हम क्या करें ऐसा, ठीक है। देखो, बच्चों को थीम आधारित वर्कशीट देंगे, केवल वर्कशीट देंगे तो वो एक ही जगह पे बैठ के करेंगे, ठीक है। शिक्षकों द्वारा अगर केवल प्रदर्शन करेंगे, केवल प्रदर्शन करने से भी कुछ नहीं होगा, व्याख्यान देने से तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। हम बच्चों को क्या करेंगे? क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे। देखो, क्षेत्र भ्रमण से क्या होता है कि बच्चों के अंदर किसका विकास होता है? सॉरी, बच्चों के अंदर अवलोकन क्षमता का विकास होता है। जब वो बच्चा खुद उस जगह पर जाकर देखेगा तो वहाँ पर उसकी अवलोकन शक्ति का विकास होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 133 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती आयु यानी कि आरती की आयु 12 वर्ष और स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 GDL नामक नमन की आयु कितनी थी? 12 वर्ष थी। पुरुष हीमोग्लोबिन कितना था? 8 था। GDL कितना था? उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कहता है कि आरती एनीमिया से पीड़ित है क्योंकि उसका कितना है? 10.5 है, जबकि नमन का कितना है? 8 है। क्या है? नमन एनीमिया यानी कि रक्तअल्पता से पीड़ित है, दोनों ही एनीमिया से पीड़ित हैं, या दोनों ही एनीमिया से पीड़ित नहीं है। देखो, एनीमिया क्या होता है? जब हमारे शरीर में खून यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है हमें, ठीक है। क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। अब देखो, कॉमन सेंस लगाओ, आरती का खून कितना है? उम्र भी 12 वर्ष है, लड़की की भी 12 वर्ष है, और आरती का खून लीटर कितने में है? हीमोग्लोबिन कितना है? 10.5 है, जबकि नमन भी 12 साल का है और उसका हीमोग्लोबिन कितना है? 8 है। तो यानी कि 8 कम है नमन का, यानी कि नमन को क्या होगा आपका? एनीमिया रोग होगा। नमन को क्या हो जाएगा आपको? एनीमिया रोग होगा, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एक मिनट, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। देखो, मैंने इन दोनों में कंपेयर कर दी, लेकिन जो मेन इसका स्टैंडर्ड होता है उससे कंपेयर नहीं करी। देखो, आरती का हीमोग्लोबिन कितना है? 10.5, ठीक है, तथा नमन का कितना है? 8 है, जो महिलाओं के औसतन हीमोग्लोबिन से 12 से
15 होना चाहिए, ये मैं भूल गया। औरतों का कितना होना चाहिए, यानी कि लेडीज़ का कितना होना चाहिए आपका 12 से 15 होना चाहिए, यानी कि 12 से 15 होना चाहिए, यानी कि ये उससे कम है। जबकि पुरुषों का कितना होना चाहिए, तो पुरुषों का होना चाहिए 13.5 से कितना होना चाहिए 17.5, जो कि नमन भी उससे कम है। यानी कि ये दोनों के दोनों किससे पीड़ित हैं, हीमोग्लोबिन, यानी कि दोनों के दोनों किससे पीड़ित हैं, दोनों के दोनों एनीमिया से पीड़ित हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इससे बचने के लिए हमें क्या दिया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लौह दिया जाता है, हरे पत्तेदार सब्जियां, और क्या दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है। डॉक्टर में खाने में यही बताता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की ओर। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा घर से, क्योंकि आपके सिलेबस में आवाज़ भी है, तो एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। कहता है प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। कहता है राजस्थान में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर होते हैं, लद्दाख में बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर होते हैं, मनाली में पत्थर के बने घर, और असम में मिट्टी के घर। तो आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, राजस्थान में कैसे घर पाए जाते हैं, देखो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों पर, और उनकी छतों पर कैसे छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए, मिट्टी के घर, छतें ढालूनुमा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आ गया 4। ए का 4 देखो किस किस में है, देखो ए का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपको एक ही आंसर पता चला और उससे आपको पूरा आंसर पता चल गया। लद्दाख में कैसे घर बनाए जाते हैं ये भी समझ लीजिए आप लोग। लद्दाख में पत्थर के घर बनाए जाते हैं जिनके फर्श व छत लकड़ी के बने होते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो आपको पता ही है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका देखो ये आ जाएगा। मनाली में कैसे घर बनाए जाते हैं, मनाली में भी पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होती हैं। यहाँ शहर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, ये तो पता ही है आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये। अब असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, असम जो है राज्य में बांस के ऊंचे ऊंचे खंभों पर घर बनाए जाते हैं, और कितने कितने ऊंचे पर होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये आपका 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे खंभों पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस इलाके में बाढ़ बहुत आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं 135 की ओर। एक क्वेश्चन आपको दिशा दूरी में से देखने को मिलेगा, या चाल निकलवाएगा, या आपको दिशा पूछ लेगा। ठीक है, तो इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। कहता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 बजे कानपुर से प्रस्थान यानी कि चलना शुरू करती है, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर 2021 को 5:45 बजे पहुंच जाती है। इस यात्रा में औसत चाल बताइए। देखो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तो हमें पता है कितनी है 432, लेकिन समय नहीं पता, तो समय को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समय को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो 16 दिसंबर को क्या हुआ, 16 दिसंबर को कितने बजे चली, 21:45 पे चली। ठीक है, रात में 21:45 पे चली। अब रात में 24 भी बजेंगे, और तो जैसे ही 24 बजेंगे कितनी तारीख हो जाएगी, 17 दिसंबर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की पहले देख लो कितने घंटे हुए, तो यहाँ से यहाँ तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे 15 मिनट हुए। ठीक है, जैसे ही 17 तारीख हुई, 17 तारीख के सुबह 5 बजे पहुँचती है। कब बजे पहुँचती है, 5:45 पे पहुँचती है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने घंटे हो गए आपके, 5:45, यानी कि टोटल को जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 45 और 15 60, 1 घंटा हो गया, यानी कि 8 घंटे आपके ये हो गए, यानी कि समय आपको मिल गया। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटा देता हूँ इसे। अब आपको टी दे रखा है 8 घंटे, और डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 432 किलोमीटर। ठीक है, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी दे रखी है आपकी 432 और समय दे रखा है आपका 8। ठीक है, तो काट लीजिए आप 8 से, 8 पंजे 40, 3 बचे, 2 को दे दिए 32 हो गए, 8 चौक 32, यानी कि 54 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 54 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 136 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि स्वप्रेरक प्रश्नदायक तथा क्रियाशील गतिविधि को डैश कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। कहता है वो कौन सा है? शैक्षिक भ्रमण है, सेमिनार है, साक्षात्कार है या खेल है? ठीक है, देखो खेल जो होता है स्वयं शिक्षा, स्थायी ज्ञान और चरित्र के विकास का सशक्त साधन है। ये तो आप सभी को पता है, खेल के माध्यम से बच्चा जल्दी सीख जाता है। यानी कि स्वप्रेरक प्रश्नदायक तथा क्रियाशील गतिविधि को क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि खेल में क्या होता है, इसमें व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का पूर्ण अवसर मिलता है। देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए बच्चे टाइम, है ना, वो कहता है नहीं बेटा इधर खड़ा हो जा, रहे तू इधर खड़ा हो जा, इधर कैच आ जाएगा, इधर विकेट मिल जाएगा। तो ये सब क्या होता है, सबकी अपनी अपनी क्या होती है, अभिव्यक्ति अच्छे से व्यक्त कर लेते हैं। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 खेल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 137 कहता है हमारा कि विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव क्या है? कहता है कि ये भी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं। इसमें पठन पाठन में बाधा आती है। इनसे बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास होता है या इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। ठीक है, तो विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों की चारित्रिक भावना का उन्नत बनाना है। क्या है? चारित्रिक भावनाओं को उन्नत बनाना है। विभिन्न वातावरणों से आए बच्चों में सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना, बच्चों में भावनात्मक संतुलन का विकास करना और बच्चों के सर्वांगीण विकास में क्या है, योगदान देना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें बच्चों में सामाजिक एवं सहभागिता के गुणों का विकास करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल उचित है ना। तो जो ऑप्शन देख लीजिए। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में यानी कि पर्यावरण अध्ययन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो पता ही है आपको। इसे औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों तरीके से पेश किया जा सकता है, ये भी आपको पता है। औपचारिक का मतलब होता है जिसमें नियम कानून बने हो, जैसे कि स्कूल हो गया, और अनौपचारिक का मतलब होता है जो जीवन पर्यंत तक चलती है ना। इसकी शुरुआत प्राथमिक स्तर पर भी होना चाहिए। अच्छा, पाठ्य पुस्तकों में संकलित जो निबंध होते हैं, कहानियाँ होती हैं, कविताएं आदि का संबंध हमारे पर्यावरण के विविध पहलुओं से होता है, जो स्थानीय एवं विश्व स्तर पर प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं, यानी कि बच्चों की मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 139 की ओर। कहता है कि पिछड़े बालक के संदर्भ में निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण की संबंधी समस्या नहीं है? फिर से देखो नहीं वाला ऑप्शन आ गया, नहीं पे आप क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। ठीक है, कहता है कौन सा नहीं है? कहता है सांवेगिक में कठिनाई होती है, स्थिरता में होती है, मंद शारीरिक विकास होता है, सहपाठियों के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं। तो पिछड़े बालक के संदर्भ में बताना है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान पिछड़े बालक स्वयं को शिक्षण के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनमें कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, जैसे कि मंद एवं अपर्याप्त शारीरिक विकास, अस्थिरता, पिछड़ापन, अपनी सीमाओं को ठीक से नहीं समझ पाते हैं वो लोग। ठीक है, जो पिछड़े बालक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका मंद शारीरिक विकास। ठीक है, स्थिरता नहीं होगा, अस्थिरता होता तो हो जाता ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। बिल्कुल, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है। कहता है किसमें? बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, या कक्षा को अधिक से अधिक तंग करने में, या शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्यों का मूल्यांकन करने में। देखो, पर्यावरण अध्ययन में बालकों की तात्कालिक, दैनिक का मतलब होता है तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में दैनिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जो तात्कालिक जैसे कि शिक्षण के दौरान चल रहा है, जो उसमें पता जो लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैनिक मूल्यांकन या तात्कालिक शैक्षिक मूल्यांकन बोलते हैं। इस विधि के प्रयोग में क्या होता है, बालक जिन वस्तुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उन पर पूरी तरह ध्यान देने की चेष्टा करता है। क्या करता है, यानी कि बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ठीक है, कह रहा है कि तंग करने में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तंग करने में नहीं होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही।